प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। यमुनानगर में 800 मेगावाट के पावर प्लांट के शिलान्यास के साथ हिसार हवाई अड्डे का करेंगे शुभारंभ। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिमों के लिए देश का संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम का मांगा इस्तीफा। कुरुक्षेत्र में मनाए गए बिहार दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। कहा, कई महान विभूतियों की जन्मस्थली है बिहार। छठ पर्व को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण। मुख्यमंत्री ने रबी विपणन सीजन में फसल खरीद के लिए मार्केटिंग एजेंसियों को आवश्यक प्रबंध पूरा करने के दिए निर्देश। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रबी फसलों की खरीद अवधि को 15 से 20 दिन जारी रखने का कार्यक्रम बनाने को कहा। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रदेश के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रधानमंत्री अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर संविधान के जरिए देश को एक सूत्र में पिरोकर नया मार्ग दिखाया। उन्होंने प्रदेश सरकार संत महापुरुषों की जयंती राज्य स्तर पर मनाती है ताकि नई पीढ़ी को उनके जीवन से प्रेरणा मिल सके। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने करोड़ों दीन दुखियों तथा पिछड़े भाइयों के जीवन के कल्याण उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। समाज को एक सूत्र में पिरोकर हमें नया मार्ग दिखाया है। उनके जीवन से नई पीढ़ी को सीख व प्रेरणा देने के उद्देश्य से उनका जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरे पर प्रदेश को 2 नई सौगातें देंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे का शुभारंभ कर यहां से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू करेंगे। इसके अलावा वे यमुनानगर में बनने वाले 800 मेगावाट के दीन बंधु चौधरी सर छोटूराम पावर प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जो दूसरी बड़ी परियोजना है हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने कर कमलों से करेंगे। राज्यसभा में आज सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। कर्नाटक विधानसभा में मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक के पारित होने को लेकर विरोध जता रहे भाजपा सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज शुरू होने के 10 मिनट बाद ही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। हंगामे के बीच ही सभापति ने 11:10 पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। इससे राज्यसभा में सदन के नेता व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद को संविधान का रक्षक बताते हैं उनकी बिल्कुल उनके दावे के विपरीत है उनकी सोच। नड्डा के कानून के तत्काल वापसी की उन्होंने मांग भी की। इन पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग
संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, ये इसके लिए हम रोक करते हैं। But what do you want? What do you want? I want that such laws and rules should be withdrawn. इन सबके बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाले कांग्रेस के नेता ये कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम पक्ष को आरक्षण देने के लिए वो संविधान को बदल देंगे। To provide reservation in contract work to a Muslim community. We cannot take this statement lightly, because if it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for It is what? extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. वहीं लोकसभा में भी सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन कर्नाटक में आरक्षण का मुद्दा यहां भी गरमाया। हंगामे के चलते यहां भी लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2025 विचार और पारित करने के लिए पेश होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में कल कुरुक्षेत्र में बिहार दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण नंदन पासवान भी उपस्थित रहे। समारोह में राज्य के लोगों के साथ बिहार के प्रवासी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार का विशेष और समृद्ध इतिहास रहा है। बिहार में कई महान विभूतियों ने जन्म लिया है। उन्होंने बिहार के छठ पर्व को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण बताया। वह कहा कि प्रदेश में इसे राज्य स्तर पर मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार पर्व आज सभी सीमाएं लांघकर कई राज्यों में मनाया जा रहा है। हरियाणा में बिहार का भी सांस्कृतिक जुड़ाव है। राज्य की तरक्की में बिहार के प्रवासी लोगों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बिहार के लोग प्रदेश में सुरक्षित तथा सम्मानित महसूस करें। देशों की सीमाएं लांघ करके देश भर में ये मनाया जाने लगा है। साथियों, बिहार और हरियाणा का सांस्कृतिक और पारंपरिक रूप से गहरा संबंध है। हरियाणा की धरती हमेशा से वीरता, परिश्रम और मेहनत कश लोगों की रही है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हरियाणा में रहे बिहार के मेरे भाई बहन खुद को हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज बिहार विकास की नई गाथा लिख रहा है। उन्होंने बिहार से अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि वे बिहार में रहकर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने आने वाले चुनाव में बिहार को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लेने को कहा। बिहार के लोग भी अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, आपने हरियाणा के उद्योगों, खेतों, बाजारों आदि हर जगह मेहनत से अपनी जगह बनाई है। इस तरह आप हरियाणा की प्रगति में महत्वपूर्ण भागीदारी, आपकी प्रमुख भूमिका वो। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण नंदन पासवान बिहार दिवस को सद्भाव तथा भाईचारे का प्रतीक बताते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कई बिहार की प्रवासियों की कर्मभूमि है। हरियाणा में बिहार के लोगों को स्नेह मिला है तथा सरकार उन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने सभी प्रवासी लोगों से जन्मभूमि बिहार के आगामी चुनाव में जरूर वोट डालने को कहा।
पानीपत में कल आयोजित हुए बिहार दिवस स्नेह सम्मेलन में कार्यक्रम में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा ने शिरकत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अनेक राज्यों में बिहार समाज के लोगों द्वारा बिहार दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। कैबिनेट मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि भाजपा पहली बार संगठनात्मक तरीके से बिहार दिवस को मना रही है। पार्टी ने देश के हर जिले में बिहार दिवस मनाने का संकल्प लिया है। आज सभी बिहार समाज के लोग बड़े उत्साहित नजर आए तथा उन्होंने बड़े हर्षोल्लास के साथ बिहार दिवस मनाया। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार बिहार समाज के लोगों के लिए अनेक योजनाएं ला रही है। इस वर्ष नवंबर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए भारी बहुमत के साथ जीतेगी। उन्होंने कहा कि 2010 में जिस प्रकार से एनडीए की जीत हुई थी, 2025 में उससे भी बड़ी जीत इतिहास बनाएगी। मैं आज पानीपत की पवित्र धरती को प्रणाम करने आया हूं कि इतने लोगों के लिए वह जीवन साधक धरती बनी हुई है और स्नेह मिलन भी होगा। यही मूल काम होना चाहिए बिहार दिवस के अवसर पर, क्योंकि एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में बिहार का विकास किया है, बिहार को रफ्तार देने का काम किया है, और हम समझते हैं कि हमारे लोग बाहर जिस प्रकार अन्य राज्यों को रफ्तार देने में काम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन भी इस माध्यम से होना आवश्यक था कि हम संगठन एनडीए साथ मिलकर चुनाव बिहार के अंदर लड़ रही है। और मैं केवल इतना बता सकता हूं कि 2010 में एनडीए को अद्भुत सफलता बिहार में मिली थी, उससे बड़ी सफलता 2025 में एनडीए को मिलेगी, यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी के बीच कह सकता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर व सूरजमुखी की खरीद करने वाली सभी चारों खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय रहते सभी आवश्यक प्रबंध पूरे कर लें ताकि किसानों को मंडियों में फसल बेचने में दिक्कत न आए। वे आज इसकी तैयारियों को लेकर चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार के अनुमान के चलते मंडियों में गेहूं खरीद के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर मंडियों में खाली पड़े स्थानों पर बड़े शेडों का निर्माण किया जाए। इस बार एजेंसियों ने गेहूं खरीद के लिए 75 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है। सरसों की खरीद 15 मार्च से व मसूर की खरीद 20 मार्च से आरंभ हो चुकी है। यह खरीद 1 मई तक चलेगी। इसी प्रकार से गेहूं, जौ व चने की खरीद भी 1 अप्रैल से आरंभ की जाएगी, जबकि सूरजमुखी की खरीद 1 जून से आरंभ होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर रबी फसलों की खरीद अवधि को 15 से 20 दिन जारी रखने का कार्यक्रम बनाया जाए ताकि किसानों को फसल बेचने में असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में बारदाने की कमी न रहे। किसानों व व्यापारियों की शिकायतों के समाधान के लिए एक टोल फ्री किसान कॉल सेंटर भी संचालित किया जाएगा। सभी जिला उपायुक्तों को भी निर्देश दिए गए हैं कि फसलों की खरीद प्रक्रिया की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए पूरे सीजन के दौरान एक टीम गठित की जाए। आरबीआई ने चालू सीजन के लिए 6,653 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। पंचकूला के आईटीबीपी भानु में 43वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता एवं घुड़सवार पुलिस ड्यूटी मीट का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 15 मार्च से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में देश के 19 राज्यों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की टीमों के 588 महिला एवं पुरुष घुड़सवारों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीतकर लगातार चौथी बार आईटीबीपी की टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आशु मारुति को बेस्ट घुड़सवार चुना गया। रनरअप ट्रॉफी राजस्थान पुलिस को मिली। इस दौरान एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया। घुड़सवारों ने मुख्य मंच से पासिंग आउट करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। इस मौके पर सुमिता मिश्रा ने घुड़सवारों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि घुड़सवारी जितनी आसान नजर आती है, ये उतना ही जोखिम भरा काम होता है। मानसिक व शारीरिक एकाग्रता से ही इसमें बेहतरीन प्रदर्शन संभव है। उन्होंने कहा कि खेल को खेल भावना से खेला जाना चाहिए। हार जीत खेल का हिस्सा है। और मैं समझती हूँ इस तरह की जो ये कंपटीशन है
उसके कई फायदे हैं। सबसे पहले तो ये एक स्पोर्ट्स मीट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है, और प्रतिस्पर्धा एक बहुत ही हेल्दी चीज़ भी हो सकती है, खासतौर से जब वो स्पोर्ट्स इवेंट के साथ जुड़ी हो, क्योंकि आप अपने एक रूटीन की जिंदगी जो मैं समझ सकती हूँ कि चाहे आप पुलिस में हो, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बल में हो, कि कितनी चुनौतीपूर्ण रहती है, कितने स्ट्रेसेस रहते हैं, किस प्रकार की ड्यूटी रहती है, उस सब से दूर हटकर एक हेल्दी माहौल में, एक हेल्दी कंपटीशन के माहौल में, एक पूरे लगन और जोश के साथ आप इनमें भाग लेते हैं, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर भी है। आईटीबीपी पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक संजय कुमार चौधरी ने कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी मिलना बल के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने प्रतियोगिता को सफल बनाने में सहयोग के लिए हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने के लिए फरीदाबाद के अमृता अस्पताल के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस अवसर पर सर सलामत तो घर सलामत कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस साझेदारी के अंतर्गत सर सलामत तो घर सलामत नामक राष्ट्रीय व्यापी पॉलीट्रोमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस साझेदारी के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों एवं हरियाणा पुलिस की गश्ती वाहनों को आपातकालीन प्रक्रिया में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद तुरंत व प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि दुर्घटना से होने वाली मृत्यु के ग्राफ को कम किया जा सके। रोजाना देश में लगभग हजारों लोग सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वार्षिक दर लगभग 1.7878 लाख है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने खुशी जताते हुए कहा कि सड़क हादसे के शिकार हुए लोगों को समय रहते अस्पताल पहुंचाने के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क हादसे में घायल लोगों के इलाज के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी है। सड़क हादसे का शिकार हुए लोगों का अस्पताल 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज करेगा, जिसका भुगतान सरकार करेगी। इस पहल के चलते देश में लाखों लोगों की समय से इलाज मिलने के चलते जान बच सकेगी। बचा सकते हैं पूरे देश भर के अंदर, और इसलिए आज ये एक एमओयू साइन के माध्यम से सबको ट्रेन करने का हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे से संबंधित सभी जो जुड़े हुए रोड नेटवर्क से हैं, उन सभी को ट्रेनिंग अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से मिलेगी। और जो भी एक्सीडेंट होंगे, उन एक्सीडेंट के कारण से जितनी भी दिल्ली एनसीआर जो लगा हुआ क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों के अंदर भी अपने इस अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से उनको निःशुल्क इलाज की सुविधा करने का प्रोविज़न, और ये एमओयू के माध्यम से हमारे जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग करने का प्रोविज़न, जो भी ट्रेनिंग का समय लगेगा वो समय पूरे तरीके से निःशुल्क देने का काम अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से होने जा रहा है। विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर पलवल के इंडोर स्टेडियम में आज 100 तपेदिक मरीजों के लिए प्रोटीन एंड हेल्दी डाइट का वितरण किया गया। इस मौके पर युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता तथा खेल मंत्री गौरव गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि देश को टीबी मुक्त किया जाए। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश को टीबी मुक्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सहित सामाजिक संगठन सकारात्मक पहल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट संभारे फाउंडेशन के सहयोग से टीबी के मरीजों की मदद की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा टीबी के मरीजों की आर्थिक मदद भी प्रदान की जा रही है। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे जो अपने आप को अछूत महसूस करता हो। सबको साथ लेकर हमसे जो समाज के काम के लिए बन पाएगा। आज हमने टीबी के मरीज को उनकी विटामिन देने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, मोदी जी का जो विजन है कि हरियाणा प्रदेश को, देश को टीबी मुक्त करना है, ऐसे आज टीबी के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ मुलाकात करके उन्हें विटामिन और न्यूट्रिशन की जो
सामान है वो वितरित करने का काम आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट से के साथ किया है। और ऐसे अच्छे काम अपने छोटे भाई की याद में हमेशा उसको याद में सजे हुए हम ऐसे काम करते रहेंगे। ये हमारा प्रयास है समाज के हर व्यक्ति को। आज विश्व तपेदिक दिवस है, पर जींद में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के नागरिक अस्पताल में छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वनीता ने बताया कि अब टीबी का उपचार पहले से काफी आसान हो गया है। पहले इसके उपचार के लिए रोगी को टीके लगाए जाते थे, लेकिन अब आधुनिक तकनीक के चलते खाने वाली दवाओं से ही उपचार हो जाता है। रोगी को केवल 6 माह ही दवा खानी पड़ती है। उन्होंने टीबी के रोगियों को सलाह दी कि वे मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, ताकि यह रोग उनसे बातचीत करने वाले किसी अन्य व्यक्ति में ना फैले। टीबी ऐसी बीमारी है जिसकी दवाई और इलाज संभव है। जिसकी दवाई है तो इलाज संभव है, तो इसलिए इलाज टाइम पे हो जाए तो मरीज ठीक हो जाता है। जब भी मरीज को हल्का बुखार आना, खांसी होना, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, हल्का बुखार है, खांसी में खून आना, तो उसको अस्पताल आना चाहिए, जांच करानी चाहिए। टीबी एक तो फेफड़े की होती है और दूसरी फेफड़े के बाहर की होती है, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी बोलते हैं। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो हमारी एक से दूसरे में नहीं फैलती है, तो उसमें प्रिकॉशन रखने की जरूरत नहीं है। जो पल्मोनरी टीबी है उसमें भाई जो मरीज है वो मास्क लगा के रखे, ताकि जो दूसरे घर वाले हैं वो बचे रहें। जब आप टाइम पे अस्पताल आ जाओगे, डायग्नोसिस बन जाएगा, इलाज हो जाएगा, तो आप टीबी का खतरा नहीं रहता। मरीज मरता नहीं है टीबी से अगर उसको टाइम पर इलाज मिल जाए तो, और उसको और कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो। फतेहाबाद में प्याज उत्पादक तथा व्यापारियों ने केंद्र सरकार के 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क हटाने के फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। किसानों का कहना है कि इस फैसले से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे तथा उनकी आय में वृद्धि होगी। स्थानीय किसान वीरेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार का यह फैसला हमारे लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। अब हमें अपने प्याज की फसल का उचित मूल्य मिलेगा। पहले निर्यात पर भारी शुल्क लगने से हमारा मुनाफा कम हो जाता था, लेकिन अब वैश्विक बाजार में सीधा मुकाबला कर सकेंगे। इससे हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और हम भविष्य में खेती के लिए ज्यादा निवेश कर सकेंगे। वहीं एक अन्य किसान हरमन सिंह ने कहा कि हर साल हमें प्याज की फसल पर काफी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब बाजार में दाम गिरते हैं तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सरकार के इस फैसले से हमें अब निर्यात का लाभ मिलेगा, जिससे दाम स्थिर रहेंगे और हमें अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा। हमारे को मुनाफा होगा, रेट अच्छा मिलेगा, इसलिए जो निर्णय लिया है सरकार ने वो बहुत अच्छा है। हम सारी मिर्च, टमाटर, गोभी, बैंगन, बैंगनी सारी फसलों का उत्पादन करते हैं। निर्यात के लिए जो 20% का सरकार ने प्याज के ऊपर फैसला लिया है, इसके लिए हमारे को प्याज का रेट अच्छा मिलेगा और हम मुनाफे में रहेंगे। मैंने इस बार 5 एकड़ में प्याज लगाया है। सरकार ने जो 20% टैक्स बढ़ाया है, इससे हमें 2 गुना मुनाफा हुआ। ये सरकार का बहुत अच्छा तरीका है। स्थानीय व्यापारी सुखचैन सिंह ने कहा कि इस फैसले से भारतीय प्याज की मांग विदेशी बाजारों में बढ़ेगी। इससे न केवल व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय किसानों को भी बेहतर मूल्य मिलेगा। निर्यात बढ़ने से मंडी में कारोबार तेज होगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने टैक्स कम कराया, इसमें हमें बहुत फायदा होगा जी। हमारा प्याज जैसे ग्रोथ करेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, बाहर जाएगा, दूर तक जाएंगे, व्यापारी खरीदेंगे, हमें भी क्रॉप होगा, प्रॉफिट होगा। तो बहुत बढ़िया सरकार का हम शुक्र अदा करते हैं, बहुत बढ़िया सरकार ने। लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने व किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से किसान युवा क्लब की ओर से भिवानी में राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर KYC ऐप को लॉन्च किया गया। साथ ही किसान वसंत महोत्सव का आयोजन भी किया गया। मेला ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से भी ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों ने शिरकत की तथा लोगों से ऑर्गेनिक खेती को अपनाने का आह्वान किया। इस मौके पर किसान युवा क्लब के संस्थापक राकेश बेनीवाल, सुधीर तंवर व विनीत पिलानिया ने कहा कि किसान वसंत महोत्सव का उद्देश्य ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को एकजुट कर अन्य किसानों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि क्लब द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का उद्देश्य ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान के उत्पाद की जानकारी
पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार भी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंभीर है। राकेश बेनीवाल ने कहा कि यह ऐप ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान व उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। पहले चरण में 1700 किसान उनसे जुड़ चुके हैं। एक किसान का जो आईटी के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से किसान को पूरी दुनिया से हम जोड़ने का काम करें। और आप एक जो प्रोड्यूस, जो आप कह सकते हो कि कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर अपने नियर बाई किसान को सर्च कर पाएगा जो जैविक का काम कर रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद का उनको उचित रेट मिल पाएगा। इससे इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। यही एक लोगों को समझाने का काम किया है कि आपकी मार्केटिंग करने का काम हम करें। तो इस तरीके से जब मार्केटिंग की जाएगी और सरकार का भी प्रोत्साहन साथ में रहेगा, तो इससे क्या होगा कि लोग जैविक पे जाएंगे। तो एक तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और दूसरी आने वाली नस्लें सुधरेंगी। वहीं केवाईसी के संस्थापक सुधीर तंवर ने कहा कि उनकी बेटी को 1 साल की उम्र से कैंसर हो गया था। वे 15 साल से उसका इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में अन्य लोगों को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने तथा ऑर्गेनिक खेती के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए वे केवाईसी से जुड़े हैं। तो पुराने समय में जैविक खेती थी तो लोग हष्ट-पुष्ट रहते थे। अभी आप देखते हैं बड़ा रसायन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो गया ज़मीन के अंदर, और इतना स्तर नीचे चला गया है, जहर इतना ज़्यादा पैदा हो गया कि आप भिवानी की मैं बात करूँ तो हर रोज़ 3 कैंसर पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। मेरी एक बेटी है, उसको 1 साल की थी तो कैंसर डिटेक्ट हो गया था। पिछले मैं 15 साल से उसका इलाज करवा रहा हूँ और उसी के हिसाब से मैं सोच के इस एनजीओ के साथ जुड़ा हूँ। और आगे जो है किसानों को यही मैं आगे हमें संदेश दे रहे हैं या उनको जागरूक कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती को ही उगाना है। उसके लिए जो भी टूल हम उनको दे सकते हैं, हम अपने एनजीओ के द्वारा वो टूल उनको मुहैया कराएंगे। कार्यक्रम में पहुंचे छात्रा पलक ने कहा कि हरियाणा प्रदेश कृषि आधारित राज्य है। ऐसे में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कदम भविष्य में काफी लाभकारी साबित होंगे। जो लोग हैं 70% बीमारियां जो हैं वो सिर्फ इंडिया में है, 70% पेशेंट्स। और वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में खाना अच्छा नहीं है, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, किसानों के पास पैसा नहीं है तो वो अपनी फसल के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ख़राब होती है। अब केवाईसी क्या करे? इस दौरान आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही गायक अमित सैनी रोहतकिया, अजय हुड्डा, सोनिका सिंह तथा राकेश शोरान ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। कैथल के डॉक्टर BR अंबेडकर कॉलेज के सभागार में खेल एवं युवा मंत्रालय तथा राजकीय महाविद्यालय द्वारा विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन किया गया। युवा संसद के दूसरे दिन एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर कैथल व करनाल जिले के प्रतिभागियों ने भाग लिया। विकसित भारत युवा संसद में निर्णायक मंडल द्वारा दोनों जिलों के 10 छात्रों का चयन किया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र की कार्यक्रम अधिकारी दीक्षा मिश्रा तथा प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार भांबू ने कहा कि राष्ट्र को विकास की राह पर ले जाने के लिए आज ये बहुत आवश्यक है कि हमें देश के उपयोगी संसाधनों का प्रयोग व्यर्थ के कामों में न लगाकर विकास के कार्यों में लगाएं। बार-बार चुनाव का प्रभाव देश की प्रगति को रोकने का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि लोगों को देश के संविधान तथा राजनीतिज्ञों को पर विश्वास रखकर निर्णय लेना होगा। जो भी जिला स्तर पर 10 युवा इसमें विजेता जो है चयनित होंगे, उन्हें राज्य स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, जो कि 31 मार्च हरियाणा विधानसभा में प्रातः 9 बजे आयोजित की जाएगी। और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे देश का युवा है, हम कहते हैं कि 65% से ज्यादा आबादी हमारे देश की युवा है और हमारा जो देश भारत है वो विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो युवाओं को अपनी एक आवाज, एक मंच प्रदान करने के लिए जो है ये कार्यक्रम का आयोजन किया। विकसित भारत पे ये जो युवा संसद करने का जो तात्पर्य है वो इसीलिए है कि युवा सरकार समाज के बारे में क्या सोचता है, वो किस तरह से देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो इस चीज को डिसाइड करने के लिए ये प्रोग्राम करवाया गया और ये बहुत अच्छे से यहाँ हुआ है।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश के विकास को और राष्ट्र की मजबूती के लिए देश में एक राष्ट्र एक चुनाव का होना बहुत जरूरी है। इससे देश को आर्थिक लाभ के साथ साथ समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव न केवल देश पर आर्थिक बोझ डालते हैं बल्कि शिक्षा, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ विकास के कार्यों में भी बाधा डालने का काम करते हैं। प्रशासन के साथ साथ अधिकारियों, कर्मचारियों का काफी समय इस चुनाव प्रक्रिया में चला जाता है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।